वेलकम एवरीवन। आज हम रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। हमने एक ही क्लास के अंदर आपको इन संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कराना है। ये क्लास स्पेशली बीएसटीसी के लिए। इस क्लास में जो आप देख रहे हैं 19 सब टॉपिक दिए गए हैं जो एक ही क्लास के अंदर हम आपको तैयार करवाएंगे। ये टॉपिक निम्न प्रकार से है। एनालॉजी का फर्स्ट टॉपिक था जिसमें समानता पूछता है कि इसमें बी 16 डी और अगला क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि बी दूसरे नंबर का वर्ड है तो 2 की घात 4 लगाने पर 16 आते हैं। तो बी का 16 के साथ जो संबंध है वही डी का अगले नंबर के साथ होगा। तो डी 4 नंबर का वर्ड है। जब इस 4 नंबर के वर्ड की घात 4 लगाई जाती है तो 256 आते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 256। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखें तो लोहे का जो Fe से संबंध है वही चांदी का किससे संबंध है। तो लोहे को पीरियोडिक टेबल के अंदर Fe के नाम से दर्शाते हैं, वैसे ही चांदी को Ag के नाम से दर्शाया जाता है। इसका आंसर Ag होगा। जबकि गोल्ड को Au से और कॉपर तांबे को Cu से दर्शाते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि 729 का 27 से जो संबंध है वही संबंध 1681 का किससे है। तो हम 729 में यदि 27 से डिवाइडेशन देते हैं तो 27 का डिवाइडेशन पूरे तरीके से चला जाता है। बाहर से भी देखें तो 7 के डिवाइडेशन 9 में जाता है, 7 और 7 49 होते हैं। इसी प्रकार से 1681 का देखें हम तो 1681 में लास्ट में जो 1 नंबर आ रहा है वो या तो 1 में आ सकता है या 9 नंबर में, किस 9 नंबर का संख्या का वर्ग ही आ सकता है। तो इसका आंसर 41 होगा। इसे अगर हम करके देखें तो 41 इंटू 41 करते हैं तो 41 का 1 4 कैरिंग 41 4 164 होता है। 164 से 4 ऐड किया जाता है 168। ये आंसर सही है। तो इसका संबंध 41 से होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि जिस प्रकार से IRZAGT इनको कुछ क्रमांक दिए गए हैं उसी प्रकार G और D को क्रमांक दिए गए हैं। यदि इनको चेंज कर दिया जाता है तो R की जगह यदि I नंबर लिखा जाता है तो उसका 9 क्रमांक होता है। A की जगह Z लिखा जाता है तो उसका 26 होता है। G की जगह T लिखा जाता है तो उसका 7 होता है। तो इनका योग 42 होता है। इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा जब ABCD को लेकर कुछ क्रम आता है तो ABCD को सीधे और उल्टे क्रम में आपको लिखना है, तभी उन क्वेश्चनों के आंसर निकलते हैं। दूसरा टॉपिक था इसमें वर्गीकरण। इसके अंदर बेमेल को छांटना होता है। उसमें समान से उसका रिलेशन दिखाना होता है, जबकि इसमें बेमेल को अलग करना होता है। जैसे 31, 41, 51 और 61। इनमें हम देखें तो 51 ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 17 का भी भाग जा रहा है 1 और 51 के अलावा। तो ये एक भाज्य संख्या है। हमें ये देखना है कि कोई भी भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए यदि किसी संख्या में 1 से लेकर 9 तक का हम भाग दे के देखते हैं, किसी भी नंबर से भाग चला जाता है खुद के और 1 के अलावा तो भाज्य संख्या होती है। इसके अलावा तीसरा पोर्शन था इसका रक्त संबंध परीक्षण। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एक A व B बहनें हैं, C E का भाई है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको इस प्रकार का लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें दिखा रखा है कि A B की बहनें, A B को हमने इस प्रकार शो कर दिया। B इसमें बता रहा है कि E B की बेटी है तो E को इसकी बेटी दिखा दिया। यहाँ बता रहा है कि A C का भाई है, C भाई दिखा दिया। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि E B की बेटी है तो D का उससे क्या संबंध है। तो हमें D इसका भाई है, E का भाई है D, तो इसका संबंध पूछा है तो इसका संबंध मौसी का होगा। C से इसका मामा का संबंध होता है, जबकि A से इसका मौसी का संबंध। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है जिसमें है निम्न सूचना के आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसमें बता रखा है क प्लस ख का अर्थ है क ख का पुत्र है, क माइनस ख का अर्थ है क ख की पत्नी है, क इंटू ख का अर्थ है क ख का भाई है, क डिवाइडेशन ख का अर्थ है क ख की माँ है। तो इसके अकॉर्डिंग अ प्लस ब प्लस स को हमें बताना है। तो ए का पुत्र ब का पुत्र स, मतलब इसका पोते और दादा का संबंध है। अ और स का संबंध पोते और दादे का। तो इसे हमें लाइन डायग्राम से बनाना है। इसी प्रकार चौथा इसका टॉपिक है व्यवस्था क्रम सीक्वेंस टेस्ट। इसमें क्या दिखाता है कि इसमें लोगों को व्यवस्थित करके फिर बताता है कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा व्यक्ति किस जगह बैठा है। जिसमें 6 व्यक्ति ABCDEF अपने वृत्ताकार पथ के केंद्र पर मुँह करके बैठे हैं। इसमें ABCD को हमने इस प्रकार से जमा दिया। इसमें कुछ शर्तें थी। B के दाएं और तीसरे पर F है, हमने B को यहाँ रखा तो दाएं तरफ इधर जाता है तो तीसरे नंबर पे F है। C के बाएं चौथे पे E है तो हमने C को यहाँ रख दिया B के पास, तो उसके बाएं चौथे पे A है, जबकि C व F के बीच D है। C व F के बीच D है तथा A व F के बीच E है। A व F के बीच E है। इस प्रकार से इनको हमने समांतर जमा दिया। इनमें दाएं बाएं का हमेशा ध्यान रखना है कि दायां इधर होता है एंटी क्लॉक और बायां क्लॉकवाइज होता है।
तो सी के सामने कौन सा बैठा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें पता है सी इस जगह बैठा है, तो उसके सामने जो बैठा होगा वो ई इस जगह होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार पूछता है कि राम, ये भी क्वेश्चन व्यवस्था क्रम से लेकर ही कि राम 40 बच्चों के वर्ग में आगे से 20वें स्थान पे है, तो पीछे से कितने स्थान पे होगा। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जितना स्थान इसमें आगे से बता रखा है, पीछे से उसी स्थान को ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जैसे 40 में से 20 घटाते हैं तो 20 आता है, लेकिन 20वें स्थान पर ये आगे से, पीछे से देखा जाए तो ये 21वें स्थान पे होगा। इसी प्रकार से व्यवस्था क्रम के कई क्वेश्चन आते हैं। व्यवस्था क्रम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। व्यवस्था क्रम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि साइंस, सिग्न, सीन और सर्व 4 वर्ड दिए गए हैं, इनको सबको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने देखा चारों में एस आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड इसका सी है, इसमें ई है, तो साइंस सबसे पहले आएगा कि उसमें एस के बाद सी है। उसके बाद सीन आता है कि उसमें एस के बाद ई है। वही सर्व में भी एस के बाद ई है। फिर उसके बाद तीसरे वर्ड को देखते हैं तो इसमें आर है, तो थर्ड नंबर पर जाएगा, जबकि सीन में तीसरे नंबर पे भी ही है। चौथे नंबर पे आता है सिग्न, एस के बाद आई है। इस प्रकार से देखें तो श्रृंखला परीक्षण भी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें पूछता है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला श्रेणी क्रम में नहीं है। ये नंबर दे रखे हैं 2, 6, 12, 36, 72, 216। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 का तिगुना 6 होता है, 6 का दुगुना 12 होता है, 12 का तिगुना 36 होता है। तो इसमें यही क्रम बना हुआ है कि पहला जो नंबर है उसका तिगुना दे रखा है, दूसरे नंबर का दोगुना, फिर वापस तिगुना, फिर चौगुना, चौगुना नहीं, वापस दोगुना, दुगुना, फिर तिगुना, वापस दुगुना, ये। तो 72 का तिगुना देखें तो 216 है, 216 का दुगुना देखें तो 432 है, 432 का तिगुना देखें तो 12 में। ये पूछ रहा है कि कौन सा इस क्रम में नहीं आएगा। तो 140 से जो इस क्रम में नहीं आएगा, बाकी 216, 432 और 12 इस क्रम में आएंगे। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखने, ये क्रम के व्यवस्थित क्रम में दिए क्रम के लिए आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको इन सबको इसमें रखकर देखना पड़ता है कि कौन सा क्रम रिवाइज हो रहा है। जैसे इसमें स्पेस दे रखा है, फिर बी है, फिर स्पेस है, फिर ए, फिर स्पेस है, फिर बी ए, फिर स्पेस, फिर ए, फिर बी, फिर स्पेस और फिर ए। ये तो हम इसको क्रम से रखकर देखते हैं। तो इसका क्रम ये सीधा सीधा बनता है कि यहाँ बी रखा जाता है तो बी बी ए ए फर्स्ट वाला बनेगा। सेकेंड वाला बनता है, इसमें बी ए रखते हैं तो बी बी ए ए ए। फिर बनता है बी के बाद बी ए ए। ये क्रम इसमें ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक क्रम सही से बनता हुआ चल जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, ए जेड सी एक्स एफ यू जे क्यू, इनका आपस में जो संबंध है वही अगले वर्ड में संबंध ढूंढना है। तो हम इसके लिए ABCD को सीधे और उल्टे क्रम दोनों से लिख देते हैं। तो ABCD में हम देखते हैं कि ए के साथ जेड आ रहा है, वही इसमें दिखाई दे रहा है। सी के साथ एक्स आ रहा है, वही इसमें है। एफ के साथ यू आ रहा है, जे के साथ क्यू आ रहा है। तो अगला पूछ रहा है कि कौन सा इस क्रम में, एम एम, ये नहीं होगा, एम एन, आगे एम पीछे एन, ये सही है। पीछे आगे एन पीछे एम, ये गलत है, ये इसका ऑप्शन गलत है। फोर्थ है OL, ये भी गलत है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC का स्थान बदलकर XYZ को दे दिया जाता है। तो पीछे से देखने पर 25वें के दाईं ओर, अगर हम ABCD को देखें तो हम बाईं ओर से लिखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 25वें के दाईं ओर, तो 25वें के दाईं ओर आता है 24वां वर्ड, जो बाएं से 24वां होता है। यदि हम ABC को चेंज करें ZYX से, तो ABC इस टाइप से चेंज होगा। तो इसमें 24वां वर्ड होता है C, इसका C आंसर है। ओके। रीजनिंग का छठा टॉपिक है कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में जमाइए। इसमें हैच, इमेज, इल्यूस्ट्रेशन, ET, ये शब्द दिए गए हैं, इनको शब्दकोश के क्रम में जमाएं। तो सबसे पहले H वाले वर्ड आते हैं, सेकंड नंबर पर आएगा ET वाले वर्ड, क्योंकि I के बाद A है। इसमें थर्ड वाला आएगा I के बाद L वाले वर्ड, फोर्थ नंबर पे आएगा I के बाद M वाले वर्ड। इसको 1, 2, 3 और 4 के क्रम में जमाएं। दूसरा क्वेश्चन आप पूछता है कि सार्थक क्रम, बीज, पौधा, अंकुरण, भ्रूण, फूल और फल ये दिए गए हैं। तो इनको सार्थक क्रम देखें तो 1 सबसे पहले बीज आता है, उसके नंबर पे उसके बाद 4 भ्रूण आता है, बीज से जो भ्रूण निकलता है उसके वही अंकुरित होकर तीसरे नंबर पर अंकुरण आता है, फिर बनता है पौधा, फिर उससे बनते हैं फूल और बाद में बनते हैं फल। तो 1, 4, 3, 2, 5, 6 के क्रम में होगा। इसी प्रकार से इस सिलेबस का 7वां टॉपिक था वेन आरेख। इसमें कर्नल, एयर मार्शल और सैनिक 3 प्रकार के दिए गए हैं कि इनको किस वाले वेन आरेख से दर्शाएंगे। तो हमें पता है कि सैनिक ही कर्नल और एयर मार्शल होते हैं। तो सबसे बड़ा वेन आरेख में सैनिक बना देंगे सर्किल,
उसके बाद अंदर जो कर्नल एयरशन और एक बना देंगे इसके अंदर एयर मार्शल का। तो इस प्रकार का वेन आरेख इसको दिखाता है। इसमें ध्यान रखना है कि यदि एक ही चीज़ है जो सब कुछ है, यदि वो सब कुछ है उसका एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो रही है, तो ये वाला वेन आरेख आता है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें सिलेबस में टॉपिक तार्किक क्षमता का है, जिसमें पूछ रहा है कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, सभी व्यक्ति छात्र। यदि सभी वाला शब्द आ जाता है तो व्यक्ति है ना, जिसमें पहला वर्ड है सभी छात्र बुद्धिमान हैं, तो सभी छात्र बुद्धिमान है, बुद्धिमान सभी हैं, उसमें क्या आएंगे छात्र। बुद्धिमान तो और भी हैं जिनमें, लेकिन छात्र सारे बुद्धिमान हैं, तो ये वेन आरेख आएगा। उसके बाद सभी व्यक्ति छात्र हैं, सभी जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं छात्र हैं। ये दोनों देने के बाद ही निष्कर्ष पूछ रहा है कि सभी बुद्धिमान छात्र हैं, सभी बुद्धिमान छात्र हैं, ये सही बात है। जबकि सभी छात्र व्यक्ति, ये जरूरी नहीं कि सभी छात्र व्यक्ति हो, हाँ कुछ व्यक्ति छात्र हैं, ये जरूर है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये भी सही। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा वेन आरेख सही होगा, तो इसमें ये वेन आरेख आएगा और इसका आंसर है सभी बुद्धिमान छात्र है। ये निष्कर्ष सिर्फ इसका एक सही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सभी वाली वस्तुओं में यदि कोई एक चीज़ बता रही कि ये फल खाद्य है, ये खाद्य ही खाने योग्य है, तो ये वाले आरेख आते हैं। जबकि अगर कुछ कुछ संबंध बताते हैं तो उसका वेन आरेख क्या आता है कि व्यक्ति सैनिक है, व्यक्ति विद्यार्थी है, तो इस प्रकार से आते हैं। जब ये कुछ भी नहीं, जो आपस में सेपरेट होते हैं, तो इस प्रकार से वेन आरेख आपको बनाने हैं। इसी प्रकार जैसे दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई छड़ दरवाज़ा नहीं है। हमने छड़ को अलग बना दिया, दरवाजे को अलग बना दिया। फिर ये बोल रहा है कि सभी दरवाजे कलम है, सभी दरवाजे कलम है, तो दरवाज़ों के बाहर एक सर्किल बनाया जो कलम का था। इसके बाद कुछ कलम मकान है, इसके कुछ कलम को मकान से रिलेटेड कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि कोई छड़ मकान नहीं है। हमने देखा कि कोई छड़ मकान नहीं, हमने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग कोई छड़ मकान नहीं, जबकि कुछ कलम दरवाजे हैं, कुछ कलम है वो दरवाजे हैं। सभी दरवाजे कलम है लेकिन सारी कलमें दरवाजे नहीं है। इन चीज़ों को आपको समझना है। सारे दरवाजे कलम है लेकिन सारे कलम दरवाजे नहीं, सिर्फ कुछ कलम दरवाजे हैं। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है कि पहला दूसरा दोनों में से एक सही है, चौथा है दोनों सही है, पाँचवें में बोल रहा है कि दोनों ही सही नहीं। तो हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ दूसरा चाहिए। पर यही वेन आरेख बनाने की जगह दूसरा वेन आरेख ये बनता कि छड़ को दरवाजे और कलम से सेपरेट बना दें पर मकान को छड़ से भी रिलेटेड कर दें। तो ये इसमें फिर ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही आएगा कि दोनों सही हैं। कोई छड़ मकान नहीं है, ये वाला भी, और कुछ कलम दरवाजे हैं, ये वाला भी। रीजनिंग में अगला टॉपिक है पासा, घन और घनाभ का। इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है कि घन, घनाभ और पासा, इसके अंदर जो घन घनाभ होते हैं उन पर यदि नंबर अंकित होते हैं तो वही पासे कहलाते हैं। पासे दो प्रकार के होते हैं, मानक पासे होते हैं जिसमें आमने सामने वाले नंबरों का योग 7 होता है, जबकि कुछ सामान्य पासे होते हैं। इसी प्रकार से आपको घन का ध्यान रखना है कि इसमें घन में कई क्वेश्चन आता है कि पूरे घन को रंग से रंगने पर कितने घन छोटे इस रंग के बनेंगे, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये कुछ सूत्र याद रखने कि अंदर वाले जो बिल्कुल नहीं रंगे, अगर उस घन का पूछे, घन में हमेशा याद रखना है कि किसी भी नंबर की घात या किसी भी नंबर का क्यूब ही घन होता है। जैसे 3 जिसका 27, 5 जिसका 125, तो 125 घन बना सकते हो आप, एक घन के टुकड़े करके 125 बना सकते हो, या आप 27 इस प्रकार से कोई घन नंबर ही बना सकते हो। तो इसमें देखना है कि अंदर वाले जो ना रंगे उसके सूत्र के लिए x-2 की घात 3 करना है, इससे निकल सकता है। एक ही सतह पर रंगे होते हैं तो इसका सूत्र है 6 कोष्ठक के अंदर x-2 की घात। इसके बाद तीसरा है 2 सतह, तो 12 बार लिखना है और x-2 की घात वर्ग। इसी प्रकार तीनों सतह रंगी होती है, तो 8 ऐसे हैं जो तीनों सतह से रंगे होते हैं। अब इसके हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एक घन को 2 संलग्न पृष्ठों को लाल रंग से और विपरीत को पीले रंग से घना जाए और 34 छोटे घन बनाए जाए। हमें पता है कि 34 4 का क्यूब है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने घन चारों ओर से रंगे होंगे। तो ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जो चारों ओर से रंगा होगा, क्योंकि या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पृष्ठ रंगे हो सकते हैं किसी भी घन के। जो भी कॉर्नर वाले 8 बनते हैं उनके 3 पृष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि 0 ऐसे हैं जो चारों ओर से रंगे हैं। एक फलक पीले रंग से रंगे घन, तो इसके अंदर हम ये न्यूमेरिकल लगाते हैं x-2 की स्क्वायर इंटू फलक कितने हैं पीले। तो इसमें 4 इसके आ रहा है, इसका 4 आ रहा है नंबर, 4-2 की स्क्वायर इंटू 2 करते हैं तो 8 ऐसे फलक है जो पीले रंग से घन है। उसी प्रकार से एक ही रंग से रंगे x-2 इंटू 2, तो 4 ऐसे हैं जो एक ही रंग से रंगे हैं। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है, इसमें रीजनिंग में घड़ी से संबंधित परीक्षण। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे की सुई 30 डिग्री, 1 घंटे की सुई
1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट की सुई 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री का पूर्ण चक्र बना लेती है, जबकि वो एक ही घंटे के अंदर 360 का बनाती है, और 1 मिनट के अंदर वो सिर्फ 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे प्रातः 5 से 7 बजे के बीच घड़ी व मिनट की सुई के मध्य 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो हमें पता है 5 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण अगर हम देखें, 5 से 12 को मिला है तो 180 नहीं हो रहा, 7 से 12 को मिला है तो भी नहीं हो, तो 6 ऐसा अंक है जब 180 डिग्री का वो कोण बनाएगी। तो ये सिर्फ एक बार ही बनाएगी। इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि घड़ी में 12:30 का समय हुआ है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होता है? तो 12:30 पर घड़ी में इस प्रकार का डायग्राम बनता है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें तो ये वाला बनेगा। इसका सूत्र ये है कि यदि 12:30 11 और 1 के बीच का टाइम होता है, तो 12:30 पे अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 23:60 में से इसको घटाने पर 11:30 आ जाते हैं। हमेशा इसको 23:60 मतलब 11:60 और 12 बजे का टाइम आ जाता है, उसमें से घटाएंगे तो जितना नंबर आता है वो इसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। इसी प्रकार से कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि 4 से जिसमें भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है, जिसके अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष के अलावा जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह के साथ 1 दिन होता है। इसी प्रकार से हम देखें, यदि कोई वार पूछता है तो हमें किसी भी महीने के दिनों में अगर उसी महीने का दिन देके उसी महीने का वो दूसरा वार पूछता है तो हमें 7 से डिवाइड करना है, जितने विषम नंबर बच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका दूसरा वार आ जाता है। इसमें किसी शताब्दी में अगर प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, हमेशा शर्त है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगल, गुरु, शनि हो सकता है, लेकिन बुध, शुक्र, रवि नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से किसी शताब्दी का अंतिम दिन सोम, मंगल, गुरु, शनि नहीं हो सकता, जबकि बुध, शुक्र, रवि हो सकता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, सामान्य वर्ष के महीने होते हैं वो जनवरी और अक्टूबर के महीने, उनके दिन समान होते हैं। जनवरी में जो दिन 1 जनवरी को यदि रविवार आएगा तो 1 अक्टूबर को भी रविवार ही आएगा। फरवरी, मार्च और नवंबर भी समान होते हैं, जैसे अप्रैल और जुलाई। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर ये भी आपस में समान होते हैं। यदि लीप वर्ष में हम देखें तो जनवरी अप्रैल से मिलते हैं, अप्रैल जुलाई से मिलता है, फरवरी अगस्त से मिलती है, मार्च नवंबर से मिलता है और सितंबर दिसंबर से मिलता है। यदि हम इसमें देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि यदि महीने में तीसरा दिन सोमवार है तो कौन सा 21 तारीख के 4 दिन बाद का दिन होगा? 21 तारीख की 4 दिन बाद पूछ रहा है, मीन्स वो पूछ रहा है कि 4 दिन बाद का दिन। तो 21 में 4 जोड़ के उसमें एक और जोड़ेंगे कि अगला दिन पूछ रहा है। तो अगर ये चौथा ही दिन पूछता तो यहाँ तक जोड़ते, तो इसको जोड़ो 26 तारीख को पूछ रहा है, उसके पहले हम 3 माइनस करेंगे, क्योंकि तीसरे दिन का उसने सोमवार पहले ही बता रखा है। तो 3 माइनस करने पर 23 आता है। 23 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 नंबर विषम बचता है। तो सब पता चलता है हमें कि सोमवार आएगा 21वें दिन को, इसके 21 तो 22 और 23 को करें तो बुधवार आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि यदि 1996 में फरवरी में 29 दिन के साथ 1 जनवरी को सोमवार था तो 15 सितंबर 1996 में कौन सा दिन होगा? तो हमें सभी महीनों के दिन जोड़ने हैं। हमें पता है जनवरी में 30 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन है क्योंकि लीप वर्ष है, हमने इसमें 4 से डिवाइड करके देख लिया। इसे मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई और अगस्त में 31 और 15 सितंबर का ये दिन पूछ रहा है कि कौन सा वार है। इनको टोटल करते हैं तो 258 होते हैं। हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का पूरी बार डिवाइड जाने के बाद 6 विषम नंबर बचते हैं। तो हमें पता है कि जब 1 जनवरी को सोमवार था तो उसके 6 दिन बाद रविवार होगा, तो इसका आंसर रविवार आएगा। इसी प्रकार रीजनिंग का अगला टॉपिक है मैट्रिक्स और अज्ञात को ज्ञात करना। इस प्रकार के नंबर दिए रखते हैं 5, 39, 65, 13 और 8। इनमें क्या संबंध है? वही संबंध हमें यहाँ पे ढूंढना है। 7, 119, 17 और 10। तो हम देखेंगे कि 65 में से माइनस करते हैं 13 + 8 + 5 को तो 39 आ जाते हैं। वैसे ही अगर 119 में से 119 से ऊपर दे रखा है, इसमें से माइनस करें 17 + 10 + 7, इन तीनों नंबरों को माइनस करें तो 85 आंसर आता है। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें चारों तरफ नंबर है 33, 55, 24, 15, 42, 22, 33, 28, 13, 17। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है कि इस जगह कौन सा नंबर आएगा।
तो हमें पता है कि हमने यदि 33 और 24 को जोड़ के उसमें से -2 किया तो 55 आएगा, जो बीच में नंबर है। वैसे ही अगर 42 और प्लस 15 जोड़ कर -2 तो भी आंसर 55 आता है। यही चीज़ हम इसमें ट्रिक यूज करके देखते हैं, तो इसमें भी 33 नंबर बीच में आता है। इसका तीसरा नंबर हम देखते हैं 43 और 34, यदि इनको जोड़कर -2 करते हैं तो 75 आते हैं। उसी प्रकार यदि हम वापस 75 लाना है और इधर साइड 23 है तो हमें 54 में 23 जोड़कर -2 करना है, तब आंसर 75 आता है। रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें है आकृतियों की गणना। इस प्रकार की आकृतियां अगर देखकर आपसे पूछता है कि इसमें निम्न में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, तो इसकी कोई विशेष ट्रिक नहीं है, इसमें खुद आपको गणना करनी होती है। इसमें हम गणना करके देखेंगे कि इसके अंदर 21 चतुर्भुज बनते हैं। इसी प्रकार से अगर ये त्रिभुज देता है और त्रिभुजों के अंदर छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या पूछता है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जितने त्रिभुजों के नंबर हैं, साधारण त्रिभुजों के जितने नंबर हैं उनका योग ही कुल त्रिभुजों की संख्या होता है। यदि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 त्रिभुज बनते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं 10 आंसर आते हैं। वैसे अगर ऊपर जोड़ा जाता है, इसके अंदर अगर ये लाइन 2 त्रिभुजों को और डिवाइड कर रही है तो इसके अंदर 3 त्रिभुज बनेंगे। इनको टोटल करने में पता चलता है कि इसमें टोटल 13 त्रिभुज इसमें बनते हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसा डायग्राम होता है जिसमें पूछते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें हमें देखना है कि जितनी लाइन दे रखी है उतनी लाइनों को दुगुना करने पर त्रिभुजों की संख्या आती है। इस वाले वर्ग में देखें तो इसमें 4 लाइनें दे रखी है, तो इसमें 4 लाइनों की वजह से 8 त्रिभुज बनते हैं। तो इस वाले डिब्बे में 8 त्रिभुज बनते हैं। वैसे ही डिब्बे 3 हैं तो इसमें कुल मिलाकर 24 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है इसमें दिशा ज्ञान परीक्षण। आपको इसमें दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको दिशा सबसे पहले एक लाइन डायग्राम बनाना है, जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं को शो करना है। बीच वाली जो उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। क्लॉकवाइज दाईं तरफ चलती है और एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ चलती है। तो इसमें यदि हम देखें, राम घर से दक्षिण में 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलकर अंत में 3 किलोमीटर चलता है, तो वो सी स्थान पर पहुंचता है। वो किस दिशा में है, वो अपने पूर्व स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम इस प्रकार से लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसने सबसे फर्स्ट में कहा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लाइन डायग्राम बनाते चलना है कि वो घर से दक्षिण चलता है तो दक्षिण उसका नीचे आ रहा है। अब वो दाईं तरफ घूमता है तो उसका दाईं तरफ पश्चिम में होता है, फिर वापस दाईं तरफ घुमाना है तो वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। और यहाँ से वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब वो अपने पूर्व स्थान से 1 किलोमीटर दूर और पूर्व की दिशा में है। डायरेक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपने घर से पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 उसी दिशा में घूमकर अंत में वो 270 डिग्री विपरीत घूमता है। तो हमें देखना है, सबसे पहले ए बना दिया, उसको 45 डिग्री कोण पर घुमा रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि वो 180 डिग्री पर घूमता है, तो 180 डिग्री वापस इस जगह आ जाता है। यहाँ से इसको घुमा रहा है कि वो अब विपरीत घड़ी की दिशा एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूम रहा है, वो किस दिशा में होगा। तो इसका आंसर है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह आधारित गणितीय क्रियाएं। इस प्रकार के भी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया होता है कि यदि चिन्ह चेंज करके क्वेश्चन सोल्व किया जाए तो उसका आंसर कितना होगा। यदि इसमें गुणा को प्लस में, प्लस को माइनस में, माइनस को भाग में और भाग को गुणा में चेंज कर दिया जाए तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। तो हम सबसे पहले इन नंबरों के साथ चिन्ह चेंज करके लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको बोर्ड मास रूल के साथ सोल्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा -7। इसी प्रकार से चिन्ह के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें यदि 0 बार से इसको, यदि वर्ग को ग्रेटर देन से, यदि ट्रायंगल को लेस देन से, यदि थीटा को बराबर से शो किया जाता है तो इनका आंसर क्या होगा। तो इनके आंसर में हमें सबसे पहले वही करना है कि इनकी चिन्ह चेंज करने हैं। इसका हमें पता है, इसका होता है बराबर। तो अब ये जो नया क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है ए बराबर बी, लेस देन डी, सी ग्रेटर देन डी। तो इसमें ये आंसर सही है बी वर्ग डी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक है आयु परीक्षण, जिसके अंदर
आपको आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि n व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग a है तो t वर्ष पूर्व औसत आयु निकालने का ये सूत्र है a माइनस n कोष्टक n इंटू टी अपॉन n। ये औसत निकालने का सूत्र है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। इसमें पिता पुत्र इनकी आयु का संबंध, दो भाइयों की, दो बहन भाइयों की इनकी आयु का संबंध दिया होता है, जिससे आपको औसत का भी निकालना आना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट आयु भी निकालनी आनी चाहिए। इस प्रकार से जैसे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जे को ए उतना ही छोटा है जितना प्रशांत या पी से बड़ा है। तो हम इस प्रकार से इनको लाइन डायग्राम में इनको इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ये कह रहा है कि जे ए से उतना ही छोटा है जितना जे पी से बड़ा है। तो इन तीनों का ये संबंध है और इसमें नेक्स्ट शर्त दे रहा है कि ए और पी का योग 48 है। तो हमें जे की आयु निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए जितनी दोनों की आयु बता रहा है उसका आधा ही जे की आयु होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जितना संबंध है, यदि हम 6 को इधर घटाएंगे तो 6 को इधर बढ़ाएंगे, तो जितना हम इधर घटा रहे हैं उतना बढ़ा रहे हैं। उन दोनों को मिलाकर जितनी आयु हो रही है उसकी आधी जे की आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 10 लड़कों की औसत आयु 14 ईयर, 12 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 6 लड़कियां और 10 लड़कों की औसत आयु 14.5 है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि शेष 6 लड़कियों की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हमें 10 लड़कों की कुल आयु निकालनी है। 14 इंटू 10 करते हैं तो 140 कुल आयु होती है। 12 लड़कियों की कुल आयु 192 है। इसी प्रकार 6 लड़कियां और 10 लड़कों की कुल आयु जो 232 आई, उसके अंदर से हम यदि 10 लड़कियों की औसत आयु निकाल देते हैं तो 92 आती है। इस 92 को हम शेष 6 लड़कियों की आयु से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास आंसर आता है 16 से 2/3। नेक्स्ट टॉपिक है इसका असुमेलित आकृतियाँ। इसमें वही आपको वही करना है। पिछली बार पहले आपने समानता को ढूंढा था, उसमें क्या समानता है, इसमें आपको डिफरेंट करना है। जैसे हम इन चारों आकृतियों को गौर से देखें तो दिख रहा है कि ये जो एरो का निशान है वो सब में सर्किल की तरफ आ रहा है, लेकिन इस वाले में एरो का निशान सर्किल से दूर जा रहा है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें असुमिलित यही है। इसके बाद आर्क, जो लास्ट टॉपिक है इसका आकृतिक तर्क शक्ति का परीक्षण। हमें इसमें देखना है, ये चारों देख के पूछ रहा है कि आगे कौन सा वाला डायग्राम इसमें आएगा। तो हमें देखना है, इसमें 4 जीरो नीचे बनाता है, 1 माइनस बना देता है, 2 माइनस ऊपर बनाता है तो 3 ही जीरो बनाता है, 3 ऊपर माइनस बनाता है तो 2 ही जीरो नीचे बनाता है और 1 ही जीरो बनाता है तो 4 ऊपर माइनस बना देता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट आंसर होगा कि पाँचों की पाँचों बार ऊपर ही लगाएगा जबकि नीचे कोई जीरो नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। हमने कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने रखा है। ये रीजनिंग के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये पोर्शन इजी लगे और कम टाइम में सोल्व हो सके। ये ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा नंबर कंसेप्ट करवाता है और इजीली शो हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।